नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेंद्र सैनी से आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय अजमेर से हूँ और मैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार द्वितीय वर्ष में पढ़ाए जाने वाले मानव भूगोल से बात करना चाहता हूँ। मानव भूगोल के मूलभूत संकल्पनाएं जो हैं उसके ऊपर मेरे विचार मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आपके साथ उन विचारों को बांटना चाहता हूँ। मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति जो है वो उनके आपसी संबंध, मानव के वातावरण के संपर्क, कुछ नियमों पर आधारित हैं और इन नियमों को ही मानव भूगोल की मूलभूत संकल्पनाएं या सिद्धांत कहा जाता है। इसमें पहला सिद्धांत आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी भी कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत जो है वो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और इंटरकनेक्शन का। और तीसरा जो है वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। और इन्हीं तीन सिद्धांतों पर जो है मानव भूगोल का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जिसके आधार पर मानव भूगोल का विकास हुआ है। अगर हम बात करते हैं पहले मानव भूगोल के पहले सिद्धांत की, जिसका नाम है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, तो भौतिक या सांस्कृतिक वातावरण के सभी तथ्य जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। प्रत्येक क्षण किसी न किसी रूप में प्रत्येक वस्तु बदलती रहती है। ब्रून्स ने भी जो है, ब्रून्स महोदय हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। उनका आकार, मात्रा, रूप, गुण वो बदलता रहता है। पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं है। पृथ्वी स्वयं भी भ्रमण करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। वातावरण को हम देखें तो कभी गर्म कभी ठंडा, वो भी बदलता रहता है। भूदृश्य हैं वो बदलते हैं, दिन और रात जो है वो बदलते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि समुद्रों का भी जो स्तर है वो ऊंचा नीचा होता रहता है, कहीं उनके पानी के रंग में परिवर्तन होता है, या जो है कभी ज्वार भाटा आते हैं, कभी जो है उसके अंदर धाराएं बहती हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो परिवर्तन जो है वो सतत होता रहता है और पृथ्वी के तल पर हर समय परिवर्तन लाने वाली जो शक्तियां हैं उनमें मुख्य रूप से जो पृथ्वी के सौर संबंध या ग्रहीय संबंध है, पहला प्लैनेटरी रिलेशंस। दूसरी जो शक्ति है वो पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियां हैं। तीसरी जो शक्ति आती है वो सौर शक्ति है, यानी इंसोलेशन या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या शक्ति। चौथी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। पांचवी जो शक्ति है वो जैविक शक्ति के रूप में जानी जाती है। और अंतिम अगर मैं बात करूं तो वो मानव शक्ति है, ह्यूमन फोर्सेस। हम बात करते हैं पृथ्वी के सौर संबंध की या प्लैनेटरी रिलेशंस की, तो पृथ्वी सौर मंडल में एक अन्य ग्रहों की तरह एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर भ्रमण करने के साथ ही सूर्य की परिक्रमा भी करती है उसके ऑर्बिट में। और इसके कारण ही पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन आते हैं, ऋतुएं बनती हैं, ताप पेटियों का या हीट बेल्ट्स का विकास होता है, साथ ही प्रेशर बेल्ट्स यानी ताप पेटियों के साथ वायुदाब पेटियों का भी विकास होता है या उत्पत्ति होती है। दूसरा आता है पृथ्वी की विवर्तनिक या टेक्टोनिक फोर्सेज या विवर्तनिक शक्तियाँ। ये शक्तियाँ दो तरह से कार्य करती है। एक शक्ति जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में काम करती है, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है, और ये परिवर्तन इतनी धीमी गति से इस धरातल पर या पृथ्वी के ऊपर होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। दीर्घ काल के बाद उनका प्रभाव पड़ता है, जैसे पर्वतों के मोड़ बनना, प्रदेश का ऊपर उठना या नीचे धंसना। दूसरे परिवर्तन जो पृथ्वी पर होते हैं, विवर्तनिक परिवर्तन, वो अत्यंत तेज़ी के साथ होते हैं, जैसे भूकंप। भूकंप अचानक आता है तो पृथ्वी के धरातल पर अत्यधिक परिवर्तन जो है वो आते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी के जो विस्फोट होते हैं वो भी
अत्यंत तेज़ी के साथ होते हैं और उससे पृथ्वी के भूदृश्य में बदलाव आता है। तीसरा है इंसोलेशन या सूर्य की शक्ति। सूर्य से जो ताप पृथ्वी को प्राप्त होता है वो भूतल पर परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के ऊपर विभिन्न ताप पेटियों का जो पाया जाना है वो सूर्य के ताप के मात्रा के अनुसार ही होता है। जहाँ ताप अधिक प्राप्त होता है वो प्रदेश ज़्यादा गर्म होता है, जहाँ ताप कम प्राप्त होता है वो प्रदेश जो है ठंडे रूप में रहता है। इसी प्रकार ताप के कारण वायु में भार भी जो है वो बदलता रहता है, जिसके कारण वायु का बहना जो है उत्पन्न होता है। जलवायु मंडलीय जितनी भी जो परिघटनाएं होती हैं जिसमें वर्षा का आना या न आना, आंधी तूफान, ये भी सूर्य ताप के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। वनस्पति का विकास या अन्य जीव जंतुओं का विकास भी सूर्य ताप के ऊपर ही आधारित होता है। इसी प्रकार पशुओं और मानव को सूर्य के ताप से जीवन शक्ति मिलती है। चौथे अगर हम सिद्धांत की बात करें, शक्ति की बात करें, तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कोर क्षेत्र में पाई जाती है और प्रत्येक पृथ्वी के धरातल या उसके ऊपर की वस्तु को अपने केंद्र की ओर जो है पृथ्वी खींचती है। ये गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप ही हुआ है, जिसका पहला प्रभाव अगर हम देखें तो जलवायु वातावरण के अंदर जो वायुमंडल का जो एक पृथ्वी के ऊपर जो विकास हुआ है उसका मुख्य कारण ही गुरुत्वाकर्षण है, जिसके कारण पृथ्वी के धरातल के आसपास वायु का भार जो है अधिक पाया जाता है। उसमें जीवनदायिनी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। इसी प्रकार हम देखें तो जल जो है ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता हुआ समुद्रों में जो है वो नदियों के माध्यम से जाता है। और इसी प्रकार अगर हम देखें कि पृथ्वी पर जो है जो परिवर्तन वायुमंडल या जल के द्वारा होते हैं वो सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है पृथ्वी के निम्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर लगातार परिवर्तन उत्पन्न होते रहते हैं। पांचवी शक्ति के रूप में अगर हम बात करें तो वो एक जैविक शक्ति के रूप में आती है। वनस्पति जीव जंतु वर्ग के द्वारा भी भूतल पर परिवर्तन होते रहते हैं। वनस्पति से शैलों को आवरण मिलता है, जिससे उनका क्षरण जो है कम होता है, लेकिन जो भाग वनस्पतिहीन हैं, खुले में हैं, उनका क्षरण अत्यधिक तेजी से होता है। वनस्पति जो है वो शैलों के दरारों में जो है अपनी जड़ें डालती हैं, जिसके कारण कभी कभी जो है शैलों में क्षरण होता है, जिसके कारण कटाव की क्रिया बढ़ जाती है। इसी प्रकार जीव जंतु अपने लिए, अपने रहवास के लिए जो है कुछ नए स्थान विकसित करते हैं, या जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी धरातल पर अपने ज़मीन के अंदर जो है वो खोदते हैं ताकि उसको जो है अपना रहवास मिल सके। इसी प्रकार अंतिम रूप से मैं बात करूं तो वो है ह्यूमन फोर्सेज या मानव शक्तियों के रूप में। मानव जो है जब से मानव का विकास हुआ है उसने भूतल पर अनेक प्रकार से परिवर्तन पैदा किए हैं। कहीं जो है जंगलों को साफ करके खेती का विकास किया है, कहीं बसावट करके गाँवों का, नगरों का, शहरों का विकास किया है, कहीं नहरें, कहीं सड़कें, कहीं सुरंगें जो है बनाई जाती है। पृथ्वी के एक स्थान से पाई जाने वाली वनस्पति को दूसरे स्थान पर जाकर के भी उसने जो है उन क्षेत्रों को विकसित किया है। इसी प्रकार वो पृथ्वी से खनिजों को निकालता रहता है मनुष्य, और सांस्कृतिक भूदृश्य बनाकर भूतल पर लगातार परिवर्तन करता रहता है। इस प्रकार उपरोक्त 6 शक्तियों के द्वारा पृथ्वी पर जो परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित हैं। प्रत्येक घटना के कुछ कारण होते हैं। भौतिक दृश्यों के उत्पन्न होने, बड़े होने और नष्ट हो जाने का जो क्रम है वो सतत चलता रहता है। अगर मैं इसको कुछ उदाहरण से समझाऊं तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे नदी है, नदी अपने उत्पत्ति काल, युवावस्था,
प्रौढ़ावस्था और अंत में जीर्णावस्था तक जाती है, जिसके बाद वो नदी नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार कोई उत्थित भूखंड है, वो ऊंचा उठता है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ काम करती हैं, जिसके बाद वो घिसते हुए बिल्कुल समतल हो जाता है। हम देख सकते हैं राजस्थान में हमारा जो अरावली पर्वत है वो किसी समय में हिमालय से भी ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में वो जो है एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में जाना जाता है, जबकि उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के सबसे पहले क्रम के जो पर्वत उत्पन्न हुए थे उसमें है, यानी पृथ्वी का प्राचीनतम पर्वत है। लेकिन वर्तमान में ये जो है इतने करोड़ों वर्षों के बाद ये घिस करके और अत्यंत छोटा हो गया है। इसी प्रकार घाटियाँ जो हैं वो नदियों के माध्यम से संकरी से चौड़ी होती चली जाती हैं, नए पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार अगर मैं देखूं तो कुछ भूभाग ऐसे भी हैं जिन पर लगातार सतत परिवर्तन होते रहते हैं। एक भाग जो है वो समतल मैदान में उठा हुआ बदल जाता है, लेकिन उस पर रिजुवेनेशन यानी पुनर्यौवन की प्रक्रिया होती है और वो पुनः जो है अपनी नई अवस्था को प्राप्त करता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी जो है उत्तरी भाग की अपेक्षा अगर नदियों की बात करूं तो दक्षिणी भाग में जो नदियां हैं वो प्राचीनतम हैं। जलवायु में जो है वो परिवर्तन होते रहते हैं। इस धरातल पर लगभग 4 हिमयुग आ चुके हैं और इन हिमयुगों के बीच में पृथ्वी पर गर्म जलवायु भी रही है, जिसके कारण जो है मरुस्थल ही नहीं वरन प्रत्येक जो क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति, जो शुष्क भाग है उसकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो अपना जीवन काल समाप्त करते हैं और नए जीव की उत्पत्ति चलती रहती है। अगर मैं वनस्पति की बात करूं तो पेड़ उगते हैं, बड़े होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और बाद में मृत हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य भी परिवर्तनशील है। माफ कीजिएगा। मनुष्य भी परिवर्तनशील है। उसने प्राचीन समय में अनेक सभ्यताओं का विकास किया, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो उन सभ्यताओं के अवशेष पाए जाते हैं, चाहे वो मोहनजोदाड़ो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या माया सभ्यता हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन या बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो आधुनिक नगरों का विकास हुआ है, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं पाई जाती हैं। जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो अत्यधिक तेज़ी से इसका विस्तार हो रहा है। मानव ने अपने जीवन में मूलभूत सुविधाओं का, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करके अपनी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो पृथ्वी पर क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और ये सतत चलता रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।